द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कल अपन ने कक्षा अष्टमी के अध्याय 3 बस की यात्रा के आधे भाग का अध्ययन किया था। आज अपन उसी अध्याय 3 बस की यात्रा के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि लेखक ने जब बस के बारे में जानकारी की तो लोगों ने कहा कि समझदार लोग जो होते हैं इस सायंकाल वाली बस से यात्रा नहीं करते, क्योंकि बस की स्थिति है वो बहुत खराब है, नाजुक है, बस कहीं भी खड़ी हो सकती है, पंचर हो सकती है या उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है। कल अपन ने पढ़ा था कि बस की जो हालत थी वो वयोवृद्ध थी। जैसे वृद्ध व्यक्ति हो जाता है उसको हर प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार की स्थिति उस बस की थी। बस भी बहुत जीर्ण शीर्ण थी, पुरानी थी। यह बस पूजा के योग्य थी। जैसे वृद्ध व्यक्ति हो जाता है पूजा के योग्य हो जाता है और उसका बड़ा आदर सम्मान करना होता है, उसी प्रकार जो बस थी वयोवृद्ध हो चुकी थी। इसलिए लेखक ने बताया कि बस जो थी वो पूजा की योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लेखक ने देखा कि बस बड़ी नाजुक है, कमजोर है, वृद्धावस्था में है, इस पर सवार होकर के कैसे चला जा सकता है? बस कंपनी के हिस्सेदार भी, जब लेखक ने देखा कि बस कंपनी का जो मालिक है, हिस्सेदार है, वो भी उसी बस से यात्रा कर रहा था, हमने उनसे पूछा। तो लेखक ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि ये बस क्या चलती है या खड़ी रहती है? तो हिस्सेदार साहब ने कहा कि यह बस अपने आप चलती है, इसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है? अभी चलेगी, अभी थोड़ी देर बाद ये बस चलेगी, तब आप स्वयं ही इसको देख लेना कि ये चलती है या नहीं चलती, अपने आप चलती है या इसको किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक ने हिस्सेदार साहब से कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि बस अपने आप चलती है, किसी सहारे से चलती है या कैसे चलती है। अपने आप चलती है यह हाजी, और कैसे चलेगी? तो हिस्सेदार साहब ने कहा कि अपने आप ये बस चलती है और कैसे चलेगी। यह देखकर लेखक और उसके मित्र बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है कि यह इतनी वृद्धावस्था की बस है, जगह जगह से टूट रही है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, फिर भी ये अपने आप स्वतः ही चलती है, ये कैसे संभव हो सकता है? हम आगा पीछा करके देखने लगे। जब हिस्सेदार साहब ने ऐसी बात कही कि बस अपने आप चलती है, तो लेखक को विश्वास नहीं हुआ और लेखक और उसके मित्र बस के आगे पीछे जाकर के उसको गौर से देखने लगे कि बस तो बड़ी पुरानी है, नाजुक है, कमजोर है, फिर अपने आप कैसे चलती होगी। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। तो डॉक्टर मित्र ने, जो 5 मित्र थे उनमें से एक मित्र डॉक्टर था, उसने कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बड़ी अनुभवहीन है, लंबे समय से चल रही है, लंबे अनुभव लिए हुए है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस में बैठिए। तो सभी मित्र बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे 5 मित्रों को, जो उनके मिलने वाले उनको छोड़ने के लिए आए थे, बस में बिठाने के लिए आए थे, वो इस प्रकार देख रहे थे कि मानो उन सभी को विदा दे रहे, अंतिम विदा दे रहे हो, मानो ऐसा लग रहा हो कि दोबारा मिलना असंभव है। बस खटारा है, पुरानी है, जीर्ण शीर्ण है, कहीं भी कुछ हो सकता है। इसलिए वो जो छोड़ने आए थे लेखक और उसके मित्रों को, वो इस प्रकार उन्हें देख रहे थे कि मानो अंतिम विदाई दे रहे हो, दोबारा मिलना संभव नहीं है। उनकी आंखें कह रही थी
कि आना जाना तो लगा ही रहता है। उनकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आना जाना तो लगा ही रहता है। जो आया है इस संसार में, जिसने जन्म लिया है, जो इस संसार में आया है, उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, या कोई फकीर हो, जो भी इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, उसे एक दिन अवश्य जाना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को कूच करने के लिए अर्थात यहाँ से जाने के लिए कोई कारण या निमित्त या साधन चाहिए। इंजन, जब कुछ देर बाद इंजन स्टार्ट हुआ, ड्राइवर ने बस के इंजन को स्टार्ट किया, तो ऐसा लगा जैसे सारी बस ही मानो इंजन है। सारी बस हिलने लगी। इंजन, बस पुरानी थी, इसलिए इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो पूरी बस धड़धड़ाने लगी, हिलने लगी। और हम इंजन के भीतर बैठे। लेखक को ऐसा अनुभव हुआ, लेखक को साथ में उसके मित्रों को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम बस में नहीं, हम इंजन के ही अंदर बैठे हुए हों। कांच बहुत कम थे। बस की जो खिड़कियां थी उसमें कांचों की संख्या बहुत कम थी, न के बराबर थी। जो कुछ टूटे फूटे कांच थे, लेखक ने कहा कि जो कांच थे उन कांचों से अब हमें बचना था कि मानो टूट करके हमारे ऊपर नहीं आ गिरे। जो कांच शेष बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। फौरन, फौरन का अर्थ है तुरंत। लेखक और उसके मित्र जैसे ही सीट पर बैठे हुए थे, बगल में टूटे फूटे शीशे वाली खिड़की थी, तो लेखक और उसके मित्र तुरंत उन शीशों से दूर सरक गए। मानो जब बस चलेगी तो हिलने के कारण शीशा टूट करके हमारे ऊपर भी गिर सकता है, इसलिए हमको बचना है। किससे बचना है? टूटे हुए शीशों से हमें बचना है, हमें अपनी रक्षा करनी है। तो धीरे धीरे जब बस चलने लगी तो उसमें से हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। कांचों से बचने के लिए लेखक और उसके साथी खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था, लेकिन लेखक और उसके मित्रों को ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो इंजन बस के आगे न होकर के हमारी सीट के नीचे ही लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि हम यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस के बारे में उन्होंने बताया कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस जमाने में ये बस अवश्य नहीं रही होगी। लेकिन आज इसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस के जो हिस्से थे, एक हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट जो थी बस के अंदर जो लगी हुई थी सीटें, उसका बस की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ करके आगे निकल गई है, कभी ऐसा महसूस होता कि सीट जो है बॉडी को छोड़ करके और आगे चली गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब बस 8-10 मील चली गई, आगे बढ़ गई, तो जो मन के सारे भेदभाव थे वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लगे कि हम गंतव्य स्थान तक ये बस हमें पहुंचा देगी। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। चलते चलते अचानक एक स्थान पर जाकर के बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। जब ड्राइवर ने देख करके पता लगाया तो मालूम हुआ कि बस की जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो चुका है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल करके, ड्राइवर ने तुरंत बाल्टी ली, बाल्टी में उस टंकी में से पेट्रोल निकाला और उसे अपने बगल में रख लिया, ड्राइवर की सीट के बगल में रखा और उसमें से बाल्टी में नली डाल करके और इंजन में पेट्रोल भेजने लगा।
अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल करके गोद में रख लेंगे। ऐसा मैं अनुभव कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंजन को बस में से निकाल करके और उसको भी अपनी गोदी में रख लेंगे और बाल्टी में से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल उस इंजन में डालते रहेंगे, जिससे इंजन काम करता रहेगा। उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे के मुंह में दूध की बोतल लगा देती है, उसी प्रकार अब नली के जरिए इस बस के इंजन में पेट्रोल जाएगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगा देती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, लेकिन लेखक को अभी भी उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था कि वास्तव में ये बस हमें पहुंचा देगी, क्योंकि बस बीच में ही रुक चुकी थी। तो लेखक ने अनुमान लगाया कि बस पुरानी है, जीर्ण शीर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कभी भी आ सकती है, इसकी ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। बस चल रही थी, प्रकृति के जो दृश्य थे खिड़की में से लेखक देख रहे थे वो बड़े लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। बस में बैठे बैठे लेखक सामने से जब कोई पेड़ आता हुआ दिखता तो उसे अपना दुश्मन समझते। उन्हें ऐसा महसूस होता कि ये पेड़ आकर के सीधा इस बस में टकराएगा या बस जाकर के सीधे उस पेड़ के टकरा जाएगी और सारा काम यही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार लेखक करता। झील दिखती तो सोचता कि अब बस इसमें झील में ही गोता लगा जाएगी। गोता लगाने का अर्थ है डुबकी लगाना। तो सामने कोई झील या तालाब दिखता तो लेखक के मन में ऐसा विचार आता कि अब ये बस जाकर के सीधे झील या तालाब में गोता लगा जाएगी, डुबकी लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। कुछ देर बाद चलने के बाद अचानक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब देखी, उसको ठीक करने का लाख प्रयास किया, लेकिन वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, मानो वही आंदोलन आज शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, कि बस तो वह एकदम फर्स्ट क्लास है, इसमें